नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशियोलॉजी के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस सेट का ये पहला प्रश्न है, संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों का उल्लेख अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है। दो चीज़ें हैं, संस्कृति का भौतिक अभौतिक पक्ष पूछा है और सोशल चेंज पुस्तक किसकी है, तो यह ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्कृति जो होती है, मानव आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने जिस चीज़ का भी निर्माण किया हुआ है वह संस्कृति है। मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए इस जहाँ में जो भी बनाया हुआ है, वह भौतिक वस्तुएं हों अभौतिक वस्तुएं हैं, वह सब क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसीलिए हर्शकोविट ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो एक विद्वान हुए विलियम ऑकबर्न, उन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, दो भागों में विभाजित किया। वह है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जो मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं होती हैं, उसे उन्होंने भौतिक संस्कृति कहा। और मानव निर्मित जो कल्चर, रहन सहन का तरीका, व्यवहार का तरीका होता है, उसे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से संस्कृतियों को अगर भौतिक अभौतिक में विभाजन की बात करें तो यह ऑकबर्न एवं नेमकाफ ने किया है। विलियम ऑकबर्न, तीसरा विकल्प जो है सही हो जाता है। और इन्हीं की यह पुस्तक है सोशल चेंज। तो यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछता है कि सोशल चेंज पुस्तक किसकी है, तो ऑकबर्न की है। अगला प्रश्न है, इंडिया विलेजेस पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई। तो ध्यान रखिए, इंडिया विलेजेस पुस्तक जो है हमारे श्रीनिवास द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, आदमी यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया विलेजेस या इंडिया चेंजिंग विलेजेस भी एक पुस्तक आती है, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, इससे मिलती जुलती है पुस्तक, तो वह एस सी दुबे की है। तो दोनों पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, इंडिया विलेजेस केवल पूछेगा तो यह श्रीनिवास की पुस्तक है, और इंडिया चेंजिंग विलेजेस पूछे तो यह एस सी दुबे की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो आप लोगों को बता दें, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो दूसरा विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन साधु, इंडियन साधु पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिएगा, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक इंडियन साधु, साधु ऑफ इंडिया करके एक पुस्तक आती है। तो इंडियन साधु जो है यह जी.एस. घुरिये की पुस्तक है, और साधु ऑफ इंडिया करके अगर पुस्तक पूछता है तो यह होते ही बी.डी. त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अंतर स्पष्ट करते चलिएगा। इंडियन साधु जी.एस. घुरिये और साधु ऑफ इंडिया बी.डी. त्रिपाठी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री किसे माना जाता है। तो फ्रांस में पहले शैक्षणिक समाजशास्त्री, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ऑगस्ट कॉम्टे भी समाजशास्त्री थे, लेकिन अगर अध्यापन की बात करेंगे तो अध्यापन पढ़ाने का काम किया था इमाइल दुर्खिम ने, और तो इसलिए जो है इमाइल दुर्खिम हमारा विकल्प सही हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। संस्कृतिकरण की अवधारणा, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एम.एन. श्रीनिवास जो है दक्षिण भारतीय विद्वान हैं, भारत के ही विद्वान हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में कुर्गों का अध्ययन किया था। कुर्गों के अध्ययन के आधार पर
उन्होंने यह व्याख्या दी थी कि वहाँ पे जो है प्रभु जाति होती है, उसका जो है अनुकरण करती हैं निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोग जो हैं उच्च जाति के लोगों को अनुकरण करते हैं, तो यह जो है पोजिशनल चेंज होता है। जातिगत गतिशीलता भी बताते हैं, यहाँ पे जी.एस. घुरिये इसको जातिगत गतिशीलता के अंतर्गत रखते हैं और बताते हैं कि जातियाँ एक पीढ़ी दो पीढ़ी जाने के बाद अनुकरण करती रहती हैं, तो उन्हें पोजिशनल जो है स्थिति, मतलब जातिगत परिवर्तन नहीं होता, पर उन्होंने की स्थिति परिस्थिति जो होती है ऊंची हो जाती है, तो उसे संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो हमारा विकल्प है एंजिल्स, कार्ल मार्क्स, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह घोषणा पत्र जो है मुख्य काम तो कार्ल मार्क्स का था, लेकिन अगर यह पूछा है कि किसने तैयार किया था तो यह दोनों व्यक्ति थे, क्योंकि लेखन कार्य जो है कार्ल मार्क्स ने किया था, लेकिन मिल करके एंजिल्स और कार्ल मार्क्स ने मिल करके इसको प्रकाशित किया था, तो यह कार्य दोनों का है, तो इसमें से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक उद्विकास की बात करेंगे तो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत के आधार पर सामाजिक उद्विकास की बात किया है। उन्होंने कहा कि जैसे मानव का शरीर धीरे धीरे उद्विकसित होता है, एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे से तीसरे अंग बनते हैं, उसी प्रकार से मानव समाज भी पहले सरल अवस्था में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे समाज की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं व्यवस्थाओं का निर्माण होता गया और मानव समाज का निर्माण हुआ। वर्तमान समाज में हम पहुँचे उद्विकास के माध्यम से। जैसे मानव शरीर का उद्विकास हुआ, उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ। तो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। अब अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किसने दिया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। अगर द्वंद्ववाद की बात करेंगे तो द्वंद्ववाद के बात जो है हीगल करते हैं, तो इन्होंने हीगल से ये लिया है। और भौतिकवाद की बात जो है एडम स्मिथ करते हैं। तो दोनों ही द्वंद्ववाद और भौतिकवाद को अगर अलग अलग शब्दों की बात करें तो हीगल का है और एडम स्मिथ का है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में एडम स्मिथ इसकी बात चर्चा करते हैं भौतिकवाद की। किंतु अगर दोनों शब्द मिला करके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की? तो अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में, जहाँ पे संस्कृतिकरण का उदाहरण दिया था, तो इसमें एम.एन. श्रीनिवास जो है सही हो जाएंगे। दूसरा विकल्प सही है। उन्होंने कुर्गो के अध्ययन के फलस्वरूप वहाँ पे दिया था कि प्रभु जाति दक्षिण भारत में प्रभु जाति का उदाहरण यहाँ दिया कि जो जातियाँ जो हैं किसी क्षेत्र विशेष में संख्या बल में अधिक हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और राजनीतिक रूप से वो क्या है, सशक्त हैं, मतलब राजनीतिक पद पे भी उन्हीं काबिज हैं। तो इन तीन परिस्थितियों के कारण वह जाति जो होती है प्रभु जाति मानी जाती है। इसका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। अगला प्रश्न है, वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? तो वर्गहीन समाज की कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। ऐसे समझते हैं, कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया हुआ है और इससे पहले उन्होंने समाज का एक क्रम बताया हुआ है। यह उद्विकासी क्रम में भी आते हैं कि समाज जो है प्राचीन समाज था, फिर पहले आदिम समाज था, फिर प्राचीन समाज हुआ, फिर उसके बाद सामंती समाज या कृषक समाज हुआ, फिर पूंजीवादी समाज हुआ। उसके बाद एक अगला समाज आएगा जिसे उन्होंने समाजवादी समाज कहा था। तो समाजवादी समाज जो आएगा, ऐसी कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी। उस
में इन्होंने बताया था कि समाजवादी समाज में कोई वर्ग रहेगा ही नहीं, सभी अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार क्या क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति होगी। इस प्रकार की बात की। उन्होंने बताया कि प्राचीन समाज में भी वर्ग थे। आदिम समाज में वर्ग की बात नहीं करते हैं ये, प्राचीन समाज में भी वर्ग था, पूंजीवादी समाज में भी वर्ग है, कृषक समाज में वर्ग था। केवल अगला समाज जो आएगा, जब क्रांति होगी उसके बाद जो समाज आएगा वो वर्ग विहीन समाज होगा, ऐसा उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए ऑगस्ट काम्टे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो ऑगस्ट काम्टे जो है सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स। इसके पीछे भी एक कहानी है, जानते हैं क्या है? ऑगस्ट काम्टे के गुरु जो हैं सेंट साइमन थे। सेंट साइमन जो है यूरोप में दो घटनाएं घटित हुई थी, उसका अध्ययन करते हैं। एक घटना घटित हुई थी फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति का वो अध्ययन करते हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए जो होता है वो सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। तो इसलिए वहाँ से सोशल शब्द निकल के आता है। और दूसरा जो है क्रांति हुई थी इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके, यह भी पूछा जाता है कभी कभी की क्रांति, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। 1750 ईस्वी में इसकी क्रांति की उपज मानी जाती है। इस क्रांति के पीछे सेंट साइमन ये बताते हैं कि भौतिक परिस्थितियाँ, भौतिक वस्तुओं की वजह से क्यों है क्रांति आई थी। तो यहाँ पे भौतिकी शब्द आता है। तो सेंट साइमन की यह मंशा थी कि इस नाम से कोई विज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी मंशा जाहिर की। तो उनके शिष्य थे ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम से इस विषय की शुरुआत 1824 ईस्वी में किया था। तो फिर यह लगभग 14 सालों तक जो है सोशल फिजिक्स के नाम से जाता था। उसके बाद एक विद्वान हुए, उन्होंने क्वेटलेट नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने इनके शब्द को चुरा लिया। तो ऑगस्ट काम्टे को यह लगा कि यह शब्द मेरे नाम से न जान करके इनके नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी रखा और हिंदी में उसको कहें तो समाजशास्त्र नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से ऑगस्ट काम्टे ने सबसे पहले जो है 1824 ईस्वी में इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। उसके बाद 1838 ईस्वी में, दूसरा सन है 1838 ईस्वी में, इसको सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र रखा। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो लघु समुदाय की अवधारणा जो है हमारे विद्वान हैं, पहला विकल्प रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने दिया था। चानकोम का अध्ययन करते हैं ये, मैक्सिको का एक गांव है चानकोम, वहाँ का अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी। इन्होंने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है: लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और समानता की बात इन्होंने किया है। उसके बाद विभिन्न विद्वान हुए भारत में, जैसे राजस्थान के विद्वान हैं, क्या नाम, B.R. चौहान, उन्होंने इसका परीक्षण भारतीय समाज पे किया है। तो कभी कभी पूछता है किसने रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु समुदाय का जो है भारतीय समाज में अध्ययन किया है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड B.R. चौहान ने राजस्थान का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि 2 जो विशेषताएं, लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। तो 2 विशेषताएं जो है भारत में पाई जाती हैं, 2 विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, एक समरूपता और एक आत्मनिर्भरता की बात जो है कहते हैं B.R. चौहान की नहीं पाई जाती है। उसके बाद और भी विद्वानों ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने भी पाया कि यही 2 विशेषताएं जो है नहीं पाई जाती, बाकी 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण नगरीकरण का विचार किसने प्रतिपादित किया है या किसने दिया है? ग्रामीण नगरीकरण का विचार किसने दिया है? तो यह जो है ग्रामीण नगरीकरण जो है GS घुरिये द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का लेखन किसके द्वारा किया गया था? तो यह पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। यह पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई है। यह इनका शोध कार्य है इमाइल दुर्खिम का, इसीलिए इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने जो है श्रम विभाजन का, समाज में कैसे श्रम विभाजन बढ़ता है, इसके संदर्भ में इसका अध्ययन किया है। तो यह शोध प्रबंध जो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाइल दुर्खिम की है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करता है, हिंदू धर्मशास्त्र निषिद्ध करता है क्या? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपयुक्त में से सभी। तो हम आप लोगों को बता दें कि हिंदू विवाह धर्मशास्त्रों के अनुसार सगोत्र विवाह की भी मनाही है, सप्रवर विवाह भी मना है और सपिंड विवाह भी मना है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे? विकल्प सही हो जाएगा। आप लोगों को ये भी बता चले कि अगर ये हिंदू धर्मशास्त्रों की बात किया है, अगर हिंदू कानून के आधार पर देखें तो सगोत्र विवाह को मान्यता है, सप्रवर विवाह की मान्यता नहीं है। और सपंड विवाह में 3 पीढ़ी जो है माता की तरफ से और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों में मनाही है, उसके बाद आप विवाह कर सकते हैं। तो सपिंड विवाह में 3 माता की तरफ से पक्ष से आप विवाह नहीं कर सकते हैं और 5 पीढ़ी जो है पिता के नाम से आप नहीं कर सकते हैं। और सगोत्र विवाह कर सकते हैं, बस सप्रवर विवाह जो होता है इसकी मनाही पूरी तरीके से है। तो इस प्रकार से इस 16वें प्रश्न में विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय समाज जाति समाज के रूप में किसने माना है? तो यह जो है हमारे लुई डूमा हैं, इन्होंने बताया कि भारतीय समाज जो है जाति समाज के समान है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री पत्रिका एल सोशलॉजिकल का संपादन किसने किया है? ये फ्रांस की छपने वाली एक समाजशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इस पत्रिका का संपादन जो है इमाइल दुर्खिम ने किया था। तो ये इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा विवाह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। अगर हिंदू सती प्रथा निषेध अधिनियम कहेंगे तो 1820 ईस्वी में निषेध हुआ था। 1820 ईस्वी में जो है इसका निषेध हुआ था कि सती मतलब पति के मर जाने के बाद जो स्त्रियां सती हो जाती हैं ये नहीं होगा। तो उसके बाद जब विधवाओं के विवाह के लिए कि विधवा हैं समाज में तो उनका भी पुनर्विवाह होना चाहिए, इसके लिए कानून जो है 1856 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न है, सामाजिक एकता में होने वाला परिवर्तन यांत्रिक एकता यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है। यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है, किसने कहा है? तो यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर साहब, मैंने पहले ये भी बताया कि उन्होंने सावयवी उद्विकास की बात करते हैं समाजशास्त्र में। तो सावयवी एकता की तरफ होता है, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ होता है। तो यह जो है माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं, ये जो है इसका जो प्रश्नों का ये है कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ जो होता है वो इमाइल दुर्खिम साहब ने बताया था। मैंने बताया कि समाज की उद्विकास की बात करेंगे तो समाज का उद्विकास शरीर के समान अगर कोई बताया था तो वह है हर्बर्ट स्पेंसर ने। किंतु अगर
एकता की बात करेंगे कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो यह बात जो है इमाइल दुर्खिम ने कहा था। होता क्या है कि जैसे यांत्रिक एकता उस एकता को कहा जाता है कि प्राचीन समाज में जो प्राचीन समाज था, लोगों के व्यवहार करने का तरीका लगभग एक समान होता था, तो समाज लगभग समान दिखता था। एक तरीके से देखें तो सभी लोग समान हुआ करते थे। तो उसने जैसे ये यंत्र से काम होता है, जैसे मशीन से कोई उत्पादन होगा तो ये सेम तरीके के सभी प्रोडक्ट सेम दिखेंगे। अगर उसको मानव ने काम किया है तो सबका कुछ न कुछ, एक ही मानव उसी का काम कर रहा है तब पर भी कुछ न कुछ अंतर दिख जाता है। लेकिन अगर मशीन काम करती है तो सभी एक तरीके से होते हैं। तो पहले मानव का व्यवहार सबका लगभग सेम तरीके से होता था। तो इसलिए इमाइल दुर्खिम ने उसे यांत्रिक समाज कहा। उसके बाद समाज में जैसे जैसे उद्विकास होता गया तो सबके लोगों में श्रम विभाजन बढ़ता गया और वह समाज क्या हो गया, सावयवी समाज की तरफ हो गया, सावयवी समाज के रूप में परिवर्तित होता गया। तो इसका उल्लेख जो है इमाइल दुर्खिम ने किया हुआ है। तो यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की बात इमाइल दुर्खिम करते हैं। तो इस प्रकार यह 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला पूर्ण होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, ये चीज़ कहना था कि यदि आप लोगों को इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न डाउटफुल लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।